Hello students, I'm Imtiaz and in the previous lecture we have discussed about the number system including the rational numbers and at the last we discussed irrational numbers. irrational number में हम लोगों ने rationalization भी पढ़ा था but some more topics we should have discussed here. Just root 2, root 3, root 5, these all are rational numbers. लेकिन यहाँ पे अब उठता है कि ये सारे रैशनल नंबर तो हैं लेकिन इरेशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये सारे जो हैं डिफरेंट नेचर के हैं. जैसे कि इसको और 5 रूट 2 इन दोनों को हम कहेंगे लाइक टर्म्स, जिसमें कि सेम नंबर हो विद द सेम रेडिकल्स, तो इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स. ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं. उसी तरीके से रूट 2 और रूट 5 को भी हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे. अनलाइक टर्म्स. अब यहां पे आता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स. जैसे कि जब हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 अगर करना है तो ऐसा समझ लो कि ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं. तो 5 टाइम्स अगर रूट 2 है और 3 टाइम्स रूट 2 है, अगर उसको माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 2 टाइम्स रूट 2. मतलब ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 2. इसको आप ऐसा समझ लो कि जैसे ये लिखा हुआ है 5x और यहाँ पे लिखा है 3x, तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना होगा 2x. तो ऐसे ही है यहाँ पे कि लाइक टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं और फिर बाकी की उसके जो कॉफिशिएंट है 5 और 3 इनमें से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं और फाइनली 2 टाइम्स आया तो उसको हम रूट 2 लिख देते हैं 2 रूट 2. क्लियर है. अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ होता कि 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, तो ये रूट 2 है ये रूट 3 है, ये अनलाइक टर्म्स हैं. इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता. ये एज इट इज ऐसे ही आंसर होगा इसका. अब हम क्या करेंगे यहाँ कि सपोज अगर हमको ऐसे लिखा हुआ है 25 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, तो इसको आप पता होगा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 रूट 2. ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 3. ये एडिशन इसका पॉसिबल है. अब आगे जो है सपोज अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लाइक और अनलाइक दोनों टर्म्स का हम कर सकते हैं. जैसे कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रूट 3. अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना होगा 15. और फिर उसके बाद 2 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6. तो रूट 2 रूट 6 लिखेंगे 15 रूट 6. तो इसको और इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट्स को हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे. उसी तरीके से अगर हमारे पास 5 में ऐसे अगर है हमारे पास लिखा हुआ कि 5 रूट 6 डिवाइडेड बाई 10 रूट 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 3. 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 रूट 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और यहाँ पे रूट 2. तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या आता है 1/2 टाइम्स रूट 3. ये आंसर. तो इस तरीके से 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि कैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इरेशनल नंबर पे करेंगे. इसके बाद हम सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर का अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो उसको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं. जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक था रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसको हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं. इसको आप राइट लिख लीजिएगा.
रेशनलाइज करना है। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6/3√2 प्लस 2√3। अगर हमको ये रेशनलाइज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 6/3√2 प्लस 2√6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके? इसके कॉन्जुगेट से। तो 3√2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2√6। हम लिखेंगे यहाँ पे 3√2 माइनस 2√6 और उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेना है 2√6। अब यहाँ पे आएगा हमारा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 लिखा हुआ था, 2√3 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 6 टाइम्स 3√2 माइनस 2√3। और यहाँ पे आएगा हमारे पास आगे 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 माइनस का 12। और यहाँ पे आएगा 6 टाइम्स 3√2 माइनस 2√3। अब यहाँ पे 18 माइनस 12 कितना होगा? 6। तो ये 6 कैंसिल होगा। फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? 3√2 माइनस 2√3। यह है इसका फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 देन फाइंड x² प्लस 1/x²। तो ये ऐसा नहीं करना है हमको कि x को हमने यहाँ पे पुट किया और उसका स्क्वायर निकाला फिर ऐसे किया, तो ये जो है गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पर हमको करना क्या है कि अगर हम x इज इक्वल टू देखते हैं ये है, तो 1/x क्या होगा? 1/x होगा 2 माइनस √3। तो इसको एक तरफ रख लो। अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 दे रखा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन। अब इसको यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्लस √3 और यहाँ पे क्या आएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ये आ गया हमारा। अब इसको क्या करना है? फिर हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा? तो हम लिखेंगे 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। तो ये दोनों कैंसिल, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो फाइनली अब करना क्या हमको कि x² प्लस 1/x² निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² 1/x² और प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x। ये और ये तो कैंसिल होगा। अब क्या करना है हमको कि इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमको, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे क्या है? प्लस 2 और इसकी वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर ये आ गया 16। तो 16 और माइनस का 2 कर देंगे तो आ जाएगा x² प्लस 1/x² और दैट इज इक्वल टू 14। यही है इसका आंसर। सिंपल है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग इसको। हाँ, तो अब हम आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। और इसी में जो है एलसीएम एचसीएफ अगर किसी को नहीं आता हो तो यहाँ पर सीख सकता है कि सिंपल इंटीजर्स का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, और साथ साथ फ्रैक्शन का हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो, एक ही चीज है, इसको मैथमेटिकल नाम है वो। डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि हम क्या करते हैं? कोई भी एक नंबर हमारा बड़ा सा नंबर दे रखा है, मान लो कि 510 है 510, और ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? या फिर जो है अगर मुझे चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम चेक करते हैं। साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी का मतलब है कि अगर कोई नंबर का हम स्क्वायर करें, जैसे कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना था? 25, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या रहा? 5। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना था? 4 का
का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 16, मतलब 6 आ जाता है। तो ये यूनिट प्लेस के लिए बेसिकली यहाँ पे साइक्लिसिटी पढ़ते हैं। सपोज जैसे हमारे पास है अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 81 फिर 1 का इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो 9 दोबारा कब आ रहा है ये सब चेक करने के लिए हम साइक्लिसिटी देखते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ऑल नंबर सिस्टम। ये जो है आपके पूरे नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा है उसको ये कंक्लूजन के तौर पे हम इसको पढ़ सकते हैं, कंक्लूड करेंगे हम इसमें। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पहला वाला टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला है एलसीएम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होगा कि ए बाई बी सी बाई डी इस तरीके के लिखा होगा। तो पहला नंबर है ए बाई बी, दूसरा सी बाई डी, तीसरा ई बाई एफ। तो अब हम यहाँ पे इक्वल टू इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए सी एंड ई और एचसीएफ ऑफ बी डी एंड एफ, बी डी एंड एफ। मतलब इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है ऐसे ही इसी नंबर का, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि ए सी ई का, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब बी डी और एफ का। तो इसको हम एग्जांपल के तौर से, एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्लियरली कि कैसे हमको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हमारा एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5 बाई 6, 15 बाई 16 एंड 45 बाई 32। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि चूंकि मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ द नंबर 5 बाई 6, 15 बाई 16 एंड 45 बाई 32 अगर ये निकालना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 45 और एचसीएफ ऑफ 6, 16 एंड 32। तो एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कैसे करते हैं, आपको पता होगा कि एलसीएम 5, 15 और 45 का हम कैसे निकालेंगे। तो 5 लिखा, 15 लिखा और फिर उसका 45, एंड देन आपको ढूंढना है यहाँ पे कैसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इनमें से मैक्सिमम लोगों को डिवाइड कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5, तो 5 से हम यहाँ पे 1 टाइम्स में, यहाँ पे क्या 3 टाइम्स में और यहाँ पे 9 टाइम्स में। अब इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि 3 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स में। तो अब हम फाइनली क्या करते हैं कि इसको, इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है 5 इंटू 3 45। क्लियर है? ये आ रहा है। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो ये तो हो गया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का हमारे पास है कि सबसे पहले आप 6 से 16 को डिवाइड करेंगे। तो 6 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में जाएगा 12, यहाँ पे कितना बचा 4। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे 4 और 6 में 1 टाइम्स में जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2। फिर इसके बाद इस 2 से ये 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2 टाइम्स में 4 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 6 और 16 का एचसीएफ जो है वो कितना आ रहा है 2। क्लियर है? तो फाइनली जो है हमारे पास ये वाला नंबर, ये वाला नंबर है वो इसी से हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं 32 को। तो मेरे ख्याल से 16 टाइम्स में 32 टोटली कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 2। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर में होगा हमारा एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हमने निकाला 45 और एचसीएफ क्या निकाला हमने 2, तो 45 बाई 2 इसका जो है वो एलसीएम आया। अब इसके बाद एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए इधर देख लो, एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ
5/6, 15/16 एंड 45/32। इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 5, 15 एंड 45 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 6, 16 एंड 32। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला है हमारा 5 से मुझे 15 को डिवाइड करना है, 3 टाइम्स में 15 कंप्लीटली चला जा रहा है। अब ये जो है हमारा 5, ये हो सकता है 5 और 15 का HCF। तो फाइन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे अगला 45 को, तो ये कितना आ रहा है, 9 टाइम्स में 45 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि फाइनली ये जो 5 है ये हमारा HCF है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, वो है LCM। ये है HCF का। LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM मुझे निकालना है 6, 16 और 32 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं। पहले 3 टाइम्स में 6 होगा, यहाँ 8 टाइम्स में और यहाँ पे 16 टाइम्स में। अब इसके बाद आपको 3 से नहीं दिख रहा होगा डिवाइड हो रहा है, तो अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 8, ये 3। फिर इसके बाद हम 2 से करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4, ये 3। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 2 से करते हैं, तो 1 और 2 और यहाँ पे 3। अब क्या करना है आपको, फिर 2, 2, 2, 2, 3 और 2, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम निकालेंगे तो LCM क्या आएगा, LCM आएगा हमारा 32 इंटू 3, 96। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे HCF निकाल चुके हैं पहले, वो कितना आया है 5, और LCM डिनोमिनेटर का हमने निकाला है, वो आया है हमारा 96। तो यही है इसका आंसर हो गया। अब एक और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क वो है ये आपको एक बार फाइंड करना है LCM और HCF। तो इसमें बस इतना ही। ये एक एग्जाम्पल जो है वो आपको सारी चीजें क्लियर कर चुका होगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ कि अगर मुझे LCM फाइंड करना है तो उसके लिए LCM ऑफ 5, 15, 45 जो न्यूमरेटर है, और HCF क्या है 6, 16 एंड 32। तो LCM आपको फाइंड करना आता है, HCF फाइंड करना आता है, और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से रेशियो में लिख देना है। अगर आपको HCF फाइंड करना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, और फिर उसके बाद आपको जो है HCF कितना आया था 5 और LCM कितना आया था 96, तो वो आपको लिख देना है। बहुत ही सिंपल है ये। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, आप उसको लिख लेना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर टेकन। ये जो मैंने अभी बोला है ये डेफिनेशन है। एक्चुअल में हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि ये कहता क्या है। सबसे पहले कि ये जो भी है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कंपोजिट नंबर के लिए है। दूसरा टॉपिक
हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो मैंने बोला है वो डेफिनेशन आप एक बार कॉपी में लिख लेना, और फिर उसके बाद मैं भी समझाता हूं कि है क्या। ये है कि कभी भी जैसे मान लो कि कोई एक हमने 12 एक नंबर दिया, ये क्या आपको लग रहा है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को क्या हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर इसको ऐसे कह लो कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 है लिखा हुआ। तो अब ऐसे लिखने से क्या हो गया, ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 2 जो है वो ट्वाइस आएगा, 2 बार आएगा, और 3 जो है 1 टाइम्स आएगा। अब किसी ने ऐसे लिख दिया कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो भी यही बात है। तो वही कह रहा है कि ऑर्डर हम भले चेंज कर लें, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा, और 3 जो है वो 1 टाइम्स आएगा। यही है इस थ्योरम का बेसिक मीनिंग। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपका हो गया होगा क्लियर। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करेंगे क्या? तो अभी अभी जो हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है वो तो फ्रैक्शन का पढ़ा है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, कोई भी इंटीजर्स का, जैसे कि हमारे पास कंपोजिट नंबर है, उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला मेथड था वो वाला जो डिवीजन मेथड ये सब है, उसके थ्रू हम एचसीएफ निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, कि सपोज आपके पास 3 नंबर दे रखा हो, 3 नंबर दे रखा हो, एग्जाम्पल एक 12, 216, नंबर वो है 750। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, बाकी क्वेश्चन अभी बाद में आएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये होगा 216 जो है वो होता है 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 का क्यूब इंटू 3 क्यूब, 2 2 2 8 हो गया, और यहाँ पे 27, तो 8 इंटू 27 आ जाएगा 216। अब 750 क्या है, तो 750 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा फिर 375। अब 375 जो है फिर अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 125, और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब, ये हमने लिख लिया सबसे पहले। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 216, इन दोनों का एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखा हुआ है, और 216 का लिखा हुआ है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम कि इन दोनों का मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे भी हमारा एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले देखो कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला है 2 इन्वॉल्व। इन दोनों में से कौन मैक्सिमम पावर कैरी कर रहा है, ये कर रहा है, ये 3, तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद एक और प्राइम नंबर है वो 3 है, ये मैक्सिमम पावर कौन कैरी कर रहा है, तो ये भी कैरी कर रहा है, ये 3, तो ये लिख दिया हमने 3। तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये कितना आ जा रहा है, वही 216। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 216। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड, वो क्या है कि HCF ऑफ, अगर आपको निकालना है 216 और 750 HCF, तो HCF के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और 750 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 3 इंटू
5 क्यूब, ऐसा लिख लिया। अब देखो HCF में करते क्या है, HCF के लिए जो है हमारे पास, HCF के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में लाई करता हो। तो क्या 5 यहाँ पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 लाई कर रहा है और 3 लाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 2 की पावर जो है वो कौन मिनिमम कैरी कर रहा हो, तो मिनिमम ये है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। 3 क्यूब इंटू 3 में ये कौन मिनिमम पावर कैरी कर रहा है, ये कर रहा है, तो 3 की पावर 1, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6। तो ये आ गया इसका HCF। क्लियर है। अब अगर मुझे ये तीनों नंबर का निकालना है, सपोज थर्ड में हमारा तीनों नंबर का LCM निकालना है, सपोज LCM ऑफ 12, 216 एंड 715। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन वहां पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। आपको करना क्या है, इन सब में से LCM है, तो LCM में जितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, उन सबको पहले लिख लो। तो 2 है, 3 है और फिर 5 भी है, तो हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद मैक्सिमम पावर 2 में कौन कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 3। अब 3 जो है वो कितनी मैक्सिमम पावर कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे कैरी कर रहा है 3, तो हमने लिखा 3। और 5 जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम पावर कैरी कर रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे 5 की पावर 3। इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसका LCM होगा। अब चौथा जो है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वो है HCF ऑफ 12, 216 एंड 750, ये आपको करना है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, HCF में हम करते क्या है कि जो सब में कॉमन हो, तो सब में जो है आपको दिख रहा होगा कि 2 तो सब में और 3 भी है सब में, लेकिन 5 नहीं है, तो हमने लिखा 2 इंटू 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 की मिनिमम पावर कौन रख रहा है, ये 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1। अब इसके बाद 3 की पावर 3 यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 1 जो है वो कैरी, 1 जो है वो सब में है, तो हमने लिखा 3 की पावर 1, तो ये आ रहा है यहाँ पे 6। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कि हम कैसे LCM और HCF फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब एक मेन फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हमारे पास LCM, अगर हम दो नंबर A और B का निकालते हैं, कोई भी अगर हमारे पास दो नंबर हैं, LCM निकाला, फिर HCF निकाला A और B का, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो खुद A और B नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये वाली चीज जो है आप नोट में लिख लीजिए, ये वही चीज है 4 2 नंबर्स ओनली, ये वाली बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर हम यहाँ पे हमने 3 नंबर का निकाला है तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसका LCM और HCF मल्टीप्लाई किया और ये तीनों नंबर के बराबर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये 2 नंबर का हमने निकाला है तो इसका LCM निकाला, अब आप इसको घर पे HCF निकालें और फिर उसके बाद जो है LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 12 इंटू 216 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं इसके लिए। LCM ऑफ 12 216 मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ 12 इंटू 216 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 216, ये इसके लिए है, तो सिर्फ 2 नंबर के लिए। तो ये टॉपिक बस इतना ही।
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो क्या है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि कोई भी नंबर को अगर हम देखना चाहते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए जो है हम पूरे नंबर को हम डिवाइड नहीं करते। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि कुछ एनालिसिस करके और गेस कर लेते हैं कि 2 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं, या 4 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं, ये सारे। तो हम यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं इन सबसे डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे वो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि 2 से डिविजिबल के लिए ऑब्वियस है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। तो नंबर शुड बी इवन, और नंबर के बजाय अगर हम ये कहें कि इसका लास्ट डिजिट जो है अगर वो इवन नंबर हो जाए तो हम इसको 2 से डिविजिबल कह सकते हैं। तो जैसे 212 लिखा हुआ है तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? हाँ, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसके बाद यहाँ पे 3, 1, 4, 9, 1, 2, 8, इसका लास्ट डिजिट क्या है? इवन है, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए है हमारा कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 3। तो जितने भी डिजिट हैं वो सारे जो है अगर हम सम करके देख लें कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो डिविजिबल होगा। क्लियर है? जैसे अगर 31455 अगर ये लिखा हुआ है हमारा नंबर, तो इसमें हम 3 और 1 ऐड करें कितना आएगा? 4 और 4 8 और 5 13 और 5 18, तो 18 आ रहा है इसका सम। 18 क्या 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल। तो इसीलिए जो हम कह सकते हैं द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगला है हमारा 4 से डिविजिबिलिटी। तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नंबर जो लिखते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, हम इसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2159149 तो यहाँ पे 96 जो है क्या वो 4 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 है। अब इसके बाद यूनिट प्लेस मस्ट हैव 0 और 5। यूनिट प्लेस जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, किसके लिए? 5 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर कोई 2150, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 515925 अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको देखना होगा कि कोई भी नंबर 2 और साथ ही साथ 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो उसके लिए हम जो है 2 और 3 का जो रूल पढ़े वही है। तो सबसे पहले आप ये नंबर ले लीजिए कि 3 1 4 5 5 6, इसमें जो है इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल होगा। और अगर हम इन सब का सम करें तो सम कितना रहा? 3 1 4 और 4 8 10 18 और 6 24। 24 क्या 3 से डिविजिबल होता है? होता है। तो इसलिए जो है हम लिखेंगे 2 and 3 बोथ से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 6 के बाद जो है अगर हम 12 के लिए देखें तो डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, सेम रूल है वैसे ही। फिर यहाँ पे 24 के लिए डिविजिबल बाय 3 and 8 बोथ। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी एक नंबर लिया 5 9 6 2 8 1 4 4। तो अगर हम इसके लास्ट 3 डिजिट 1 4 4 देख रहे हैं तो 8 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए हम होल नंबर को हम कह सकते हैं कि वो 8 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट विल बी, यहाँ पे 9 का जो है सम ऑफ द डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए कि सारे का सम किया और उसको हम देख लिया तो 1 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 1 4 5 5, यहाँ पे क्या है हमारा 3 और 1 4 और 4 8 और 5 5, ये 18 है। तो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब अगला जो है हमारा वो यहाँ पे आपने यही चीज देखा होगा कि
कि हमने प्राइम नंबर से ना के ही बराबर लिया है अभी, उसके लिए अलग तरीके की डिविजिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी एक 11 का जो डिविजिबिलिटी है वो थोड़ा आसान है, याद रखने में कंफर्टेबल है, बस इसलिए जो है याद रख लेते हैं। 11 जो है उसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस, ये जो होना चाहिए मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, वो 11 का ही मल्टीपल होगा। अब देखो कि हमने एक नंबर लिया कि 5 2 6 2 7 3 6 1 6, तो ये जो रेड से सर्कल किया हुआ है ये सारे ऑड प्लेसेस में है, पहला प्लेस, तीसरा प्लेस, पांचवी प्लेस, सातवीं प्लेस और नवीं प्लेस, तो ये जो ऑड प्लेसेस में है इन सबको हमने ऐड कर लिया, तो ऐड किया तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। और अगर हमने इवन प्लेसेस 2 2 3 1 इन सबको ऐड किया तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 30 माइनस 8 कितना होगा 22, और वो 11 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 11 इंटू 2 ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो ये इसका आसान है इसलिए हमने ये बता दिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी के लिए मैंने बोला था कि हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस अगर कुछ है, जैसे 1 2 3 4 जो भी होगा, तो यूनिट प्लेस अगर कुछ है तो वही यूनिट प्लेस दोबारा से कब आएगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 ही आता है, तो 1 मल्टीप्लाइड में अगर हम 1 लिखें तो फिर इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर हम 11 मल्टीप्लाइड में 11 करें तो कितना आता है 121, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आ रहा है। तो ये जो है हमारा 1 जब भी रहेगा यूनिट प्लेस पे तो मल्टीप्लिकेशन के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा जब हम उसका स्क्वायर करेंगे। अगला देखो, अगर 2 की पावर 5 करते हैं तब आता है 32, तो जब हम ऐसे 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 ये जब हम 5 बार ऐसा करेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। अगर 12 की पावर 4 लिखा है तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे करके हम गेस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट, तो ये समझ में आया कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि 2 जो है वो दोबारा कब आएगा। वैसे यहाँ पे 3 जो है वो दोबारा कब आएगा, तो 3 की पावर जब हम 5 करते हैं तो कितना आता है 243, ठीक है। फिर उसके बाद 4 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 64, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का 5 करेंगे तो आएगा ये नंबर, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7, 8 का पावर अगर 5 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ये सारे नंबर हमने लिख दिए। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ही हमारे पास आ जाएगा 720, सॉरी 9 का क्यूब, 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है 729। अब इसके बाद जो है हमारा ये 10 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 100। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख रखी है। अब हम इससे साइक्लिसिटी हम कैसे गेस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा नंबर मान लो कि 12 वाला ही है, तो ये 12 वाला नंबर जो है वो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड टाइम, और फिर उसके बाद फोर्थ टाइम। तो हमने कितने स्टेप में इसको दोबारा से 32 पाया है 4 टाइम्स में। अगर यहाँ पे पावर 5 लिखा है इसका मतलब कि 4 टाइम्स में। पहली बार में तो 12 पहले से 2 पहले से ही था, उसके बाद 4 बार और अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। उसी तरीके से 12 से एक बार पहले से ही यूनिट प्लेस पे 2 था, अगर हम 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब
आगे और 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा इसके यूनिट प्लेस पे 2। तो इसलिए हम इसकी साइक्लिसिटी क्या बोलते हैं 4, इसकी साइक्लिसिटी क्या बोलते हैं 1। तो अब हम यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी क्या बोलेंगे, तो इसकी साइक्लिसिटी बोलेंगे 4। 4 की पावर 3 64 आ रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी बोलेंगे 2। इसकी साइक्लिसिटी 1 1 4 4 2 1। ये जो है हमारा करस्पॉन्डिंगली हमने लिख दिया है यहाँ पे। 5 का 1 है, 6 का 1 है, जितने भी पावर 5 है उसकी साइक्लिसिटी 4। तो अब हम इसको याद कैसे रखते हैं, याद रखने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। साइक्लिसिटी जो है वो जनरली 1 होगी, 2 होगी, आपको यहाँ पे 3 साइक्लिसिटी कहीं नहीं दिख रही होगी, तो 3 नहीं होती है, फिर उसके बाद होती है 4। तो साइक्लिसिटी 1 वाले कौन कौन से हैं, तो साइक्लिसिटी 1 वाले जो है वो है 1 5 6 और 10, मतलब 0। तो आएगा हमारे पास 1 0 1 5 एंड 6। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिसकी साइक्लिसिटी 1 है। उसके बाद 2 के लिए क्या है, तो 4 और 9। 2 के लिए हमारे पास 4 और 9। और फिर उसके बाद साइक्लिसिटी 4 कौन कौन सा है, तो हमारे पास है 2 3 7 एंड 8। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर जो हैं वो आगे किसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 2 होती है और 4 होती है। ये सब आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 1237 की पावर 53। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि इसके यूनिट प्लेस पे कितना है 7, तो 7 की पावर 53। और फिर यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे कितना है 1, तो 1 की पावर 64। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो इसके यूनिट प्लेस पे भी सेम आएगा, वही चीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि 7 की पावर 53 है, तो 7 की पावर जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि 7 का जो साइक्लिसिटी होता है वो होता है 4। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 53, 4 से डिवाइड करेंगे 53 को, तो 52 तक तो चला जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, 7 की पावर 1। और यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसकी पावर 64 भी 1 ही होगा। तो ये इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 7। यूनिट प्लेस पे 7 होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 6 की पावर 15, 7 की पावर 7, 5 की पावर 7, 9 की पावर 11। तो 6 5 और 9, 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1, 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1। तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 9 की पावर 11। तो 9 का पावर जो होता है हमारा 9 की जो साइक्लिसिटी होती है 2। तो जब हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 की पावर 1। तो इसका यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो इसके यूनिट प्लेस पे होगा, वो सेम होगा। तो 30 इंटू 9, तो 30 इंटू 9 जो है 270। तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा 0 एट यूनिट प्लेस पे 0 आएगा इसके। अगला क्वेश्चन एक और हम ट्राई कर लेते हैं, थर्ड। वो मान लो ऐसा है हमारे पास कि 12 13 17 18 और इसकी पावर मान लो 17, इसकी पावर 18, इसकी पावर 19 और इसकी पावर 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 को जो है उसके यूनिट प्लेस पे कितना है 2, तो 2 की पावर 20 के बराबर होगा, ये 3 की पावर 19 के बराबर होगा, ये 7 की पावर 18 और यहाँ पे 8 की पावर 17 ये होगा। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे जो होगा वो
ये 20 जो 4 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 की पावर 4 करने पे कितना आएगा। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना आएगा, 2 की पावर 4 लिख लो पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 की पावर 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 की पावर कितना आ रहा है 2, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, और 8 की पावर कितना आ रहा है 1। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 8, इसके यूनिट प्लेस पे 7 इंटू 7 कितना था 49, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 9, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री 27, तो इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है 7, और इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, वो आएगा 8। तो इन सबको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, तो 8 इंटू 6 8 इंटू 7 कितना होता है 56, 56 का यूनिट प्लेस 6, और 9 इंटू 8 72, यूनिट प्लेस पे कितना है 2, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12, तो इसके यूनिट प्लेस पे आएगा 2 एट यूनिट प्लेस। कैसे किया मैंने, फिर से देखो, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, और 9 इंटू 8 कितना होता है 72, तो अब इसके यूनिट प्लेस को हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, तो अब जो है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा 2, तो ये हमने काम किया है यहाँ पे। तो यूनिट प्लेस डिजिट ढूंढने के लिए जो है मुझे साइक्लिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में मिलता है, तो इसलिए जो है ये एकेडमिक का तो है नहीं, अभी एकेडमिक में वही था आपका रैशनल नंबर। अब हम एक प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सारे नंबर सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। तो प्रॉपर्टीज जो है आप ध्यान में रखेंगे तो कैलकुलेशंस में कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नंबर सिस्टम। देखिए सारे नंबर सिस्टम जो होती है ना वो कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। नंबर सिस्टम तो हम अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते ही हैं, लेकिन ये कुछ रूल्स हैं जो सारे नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, और कहाँ कहाँ पे लिमिटेशंस हैं नंबर सिस्टम की वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी नंबर में, जैसे कि हम नेचुरल नंबर लें, होल नंबर लें, इंटीजर्स लें, रैशनल, इरेशनल, जो भी हम लें नंबर, हम सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस a ये दोनों वैल्यूज हम सेम पाते हैं। जैसे कि अगर हम अभी इंटीजर की ही बात करें तो इंटीजर में 5 प्लस 3 को क्या हम 3 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ये। तो इसलिए जो है ये नंबर सिस्टम जो है वो इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही नेचुरल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, होल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये रैशनल नंबर में भी अगर हमारे पास सपोज 2/3 प्लस 5/7 है लिखा हुआ, तो क्या हम इसको 5/7 प्लस 2/3 करेंगे तो आंसर गलत आएगा। एक बार करके देखना, दोनों का आंसर सेम होगा। तो इसका मतलब यह है प्लस जब हम करते हैं तो इसके ऑर्डर को अगर हम फ्लिप कर दें, a प्लस बी की जगह b प्लस a कर दें तो भी ये रिजल्ट सेम देगा। अब अगला जो है हमारा वो a माइनस बी, क्या b माइनस a के बराबर होगा, मतलब 5 प्लस 3 5 माइनस 3 जो होगा, क्या 5 माइनस 3 माइनस 5 के बराबर होगा, ये नहीं होगा बराबर। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे कि माइनस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 3 करें हम तो 3 इंटू 5 के बराबर होगा। 5 इंटू 3 जो है वो 3 इंटू 5 के बराबर होगा, लेकिन क्या 5/3 3/5 के बराबर होगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है बट डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लगभग सारे नंबर सिस्टम के लिए है। अगर हम नेचुरल नंबर लें, नेचुरल नंबर में भी हम प्लस को और मल्टीप्लिकेशन को, मतलब प्लस वाले को और मल्टीप्लिकेशन वाले को ही हम फ्लिप कर सकते हैं, और ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब a प्लस बी करेंगे
तो ए और बी इन दोनों को एक साथ ऐड करना होता है पहले, और फिर उसके बाद हम सी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा करें कि ए को बाद में ऐड करेंगे, पहले बी प्लस सी ऐड कर लेते हैं, तो इससे दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल कि 2 + 3 + 5, तो पहले हम 2 + 3 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 8 + 5 कितना आएगा, 13। और अगर हम 2 + 3 + 5 में पहले हम 5 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 5 + 5 कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पे जो है 2 + 3 5 और 5 10, और यहाँ पे 2 + 3 + 5, तो 3 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 कितना आ रहा है, 10। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज जो है सेम आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्शन में सही है, सब्ट्रैक्शन में सही नहीं है वो, क्योंकि a - b - c का मतलब है a को पहले b से माइनस, a से b को माइनस करना है और फिर उसके बाद c को माइनस करना है। और यहाँ पे क्या है, a - b - c, पहले b में से c को माइनस किया और फिर उसके बाद कंप्लीटली a में से माइनस किया। तो ये दोनों चीजें जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो a - b माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस सी। तो क्या ये और ये वैल्यू आपको सेम दिख रहा है, नहीं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। अब तीसरा हमारा a × b × c, और ये जो है हम ऐसे लिखते हैं, तो पहले a और b को मल्टीप्लाई किया देन c, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल v × b × c एंड देन a। तो ये दोनों ऑर्डर भले डिफरेंट हो लेकिन वैल्यू सेम आएगी। उसी तरीके से डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्लस में और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई किया हो और इसके अंदर कुछ टर्म्स लिखे हुए हो जो प्लस और माइनस में हो, तो अगर यहाँ पे ये प्लस में दे रखा है b + c, तो पहले a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और देन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐसा है ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका। वैसे यहाँ पे a × b - c, तो ab - ac लिख सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल देखो इसका कि अगर हम ऐसे लिखे 2 × 3 + 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 6 और 2 × 5 10, तो 6 और 10 कितना होगा, 16। तो ये भी ऐसे ही आएगा यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 × 3 और 5 कितना आ रहा था, 8, तो 8 × 2 कितना आएगा, 16। तो ये दो अलग अलग तरीके से जो हमने सॉल्व किया है इसको, तो दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो है माइनस में भी वो चीज होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं हो। मतलब a को b से और a को c से मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करिए, ये गलत है। a को b से मल्टीप्लाई करके और a को c से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया तो गलत है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इसमें और इसमें एप्लीकेबल है, ये और ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सारे नंबर सिस्टम में है, इसीलिए रैशनल नंबर में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है उसको मैं डिफाइन कर लेता हूं एक बार। इफ 2 or more than 2 numbers goes under addition, subtraction, multiplication or division and the resultant will also be of the same nature, then it is called as this number system is closer under addition, subtraction, multiplication or division, whatever it is। तो यहाँ पे जो है हम ये काम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम आसानी से हिंदी में समझते हैं इसको, कि सबसे पहले क्या है, अगर हम एक नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर से ऐड कर लेते हैं तो क्या मुझे रिजल्टेंट एक नेचुरल नंबर मिलेगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं एक 8, तो 5 और 8 कितना होता है 13। तो
तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है? तो है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है एडिशन में क्लोज्ड, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ये बात कहेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये कहें कि एक नेचुरल नंबर में से हम दूसरे नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं और रिजल्टेंट एक नेचुरल नंबर आता है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि अगर हम 8 ले लें और उसमें से 5 को माइनस करें तो कितना आता है? 3। तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ है। लेकिन कभी भी अगर हम सेकेंड एग्जांपल में देखें कि 5 - 8 लिखा, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। लेकिन क्या हम इसका रिजल्ट -3 पाते हैं? ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसमें कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर फाइंड नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स द नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। द नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि अगर हम एक नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट नेचुरल नंबर मिलेगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल में कि अगर हम 5 × 4 करते हैं तो कितना आता है? 20। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर। अब अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल लें जिससे ये कॉन्ट्राडिक्ट करता हो तो हम कह सकते हैं कि क्लोज नहीं है, लेकिन ऐसा कोई आपको एग्जांपल नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये सारे नंबर के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवीजन के लिए करें कि नेचुरल नंबर 1 नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो नेचुरल नंबर मिलेगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम नेचुरल नंबर 8 को अगर हम नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 4। यहाँ पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन नेचुरल नंबर 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या वो नेचुरल नंबर मिलेगा? नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हम अब यहाँ पे कंक्लूड क्या करेंगे? हम कंक्लूजन है नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है। अब इसके बाद जो है उसी तरीके से हम होल नंबर के बारे में भी देखेंगे कि होल नंबर 1 और होल नंबर 2 को क्या ऐड करने पे होल नंबर मिलता है, होल नंबर 1 को क्या होल नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करने पे होल नंबर मिलता है, होल नंबर 1 को होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या वो होल नंबर मिलेगा, या होल नंबर 1 को होल नंबर 2 से डिवाइड करने पे क्या एक होल नंबर मिलेगा। तो हम सबसे पहले आप सारे में आप एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। फिर सबसे पहले आप एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से आप ऐड करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, ये इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जब हम माइनस करेंगे तो अगर हम 5 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा रिजल्ट? -2। क्या ये होल नंबर है? इट इज नॉट अ होल नंबर। सो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि होल नंबर नहीं आएगा रिजल्ट में ज़्यादातर। अब इसके बाद होल नंबर 1 होल नंबर 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होल नंबर मिलेगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि होल नंबर एक 0 भी होता है। तो 0 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 0। तो रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कम से कम क्या मिल सकता है? 0 मिलेगा। अदरवाइज 1 2 3 4 ही मिल सकता है हमको। तो इसलिए यहाँ पे होल नंबर है, तो ये भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। अब इसके बाद होल नंबर 1 और होल नंबर 2 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखें कि 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है होल नंबर। और इन जनरल एक और चीज़ समझ लो कि अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें तो ये नॉट पॉसिबल।
क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो होल नंबर में जीरो भी होता है, अगर जीरो हमने ले लिया तो फिर तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसी तरीके से आपको रैशनल नंबर में देखना है, इरेशनल नंबर में देखना है ना। तो अब आपका जो चैप्टर है रैशनल नंबर, उसमें देखो रैशनल नंबर के ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरे में आपको रैशनल नंबर के लिए देखना है। रैशनल नंबर, तो अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर 1 को रैशनल नंबर 2 माइनस करते हैं रैशनल नंबर 1 से, तो क्या ये रैशनल नंबर मिलेगा। तो देखो हमारे पास प्रॉब्लम तो तभी आती थी ना कि जब कोई निगेटिव नंबर आ जाए। तो निगेटिव नंबर जो है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है रैशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर 2 तो भी एक रैशनल नंबर आएगा। और रैशनल नंबर 1 को रैशनल नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पे देखो आप, इसमें फॉलो करेगा, इसमें फॉलो करेगा, इसमें फॉलो करेगा, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो अब जब हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि 5/3 एक रैशनल नंबर है, और अगर हम उसको 0 से डिवाइड करें तो डज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये नहीं होगा। क्लियर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इसमें ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब रैशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है इतना। अच्छा, इंटीजर का एक स्किप हो गया, 4 में इंटीजर ले लो। इंटीजर्स के लिए अगर हम I1 प्लस I2 करते हैं तो वो I आएगा, I1 माइनस I2 करते हैं तो भी I आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे 5 और 7 में से माइनस करते थे -2 भी एक इंटीजर होता है, तो यहाँ पे इंटीजर है, तो इसमें क्लोज है, इसमें भी क्लोज है, और I1 मल्टीप्लाइड बाई I2 भी I होगा, और I1 डिवाइडेड बाई I2 इसमें ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इफ I2 is equal to 0 then I1 upon 0 is not an integer, ये एक इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये किस किस में क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये किस किस में है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्लोज्ड है। अब इसी तरीके से आप एक बार आप इर्रेशनल नंबर के लिए ट्राई करेंगे। मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इर्रेशनल नंबर जो होता है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं अभी इर्रेशनल नंबर की चीज़ें अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और बाकी इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब फाइनल बात कि आप ये सोच रहे होंगे कि आपका चैप्टर जो है वो रैशनल नंबर है, तो आप जो है ये सारी चीज़ें आपने क्यों पढ़ा। तो ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सारे नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अलोंग विथ रैशनल नंबर अगर हम सारे प्रॉपर्टीज को, अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के लिए भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये सोल ऑफ द नंबर सिस्टम है। मतलब कि ये इन चीजों को फॉलो करना ही करना है। इसीलिए जो है हम सारे नंबर सिस्टम को एक साथ एनालिसिस करके पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसा समझ लें कि
कोई एक नंबर दे रखा हो, मान लो ऐसा कि 5 + 2 + 7 और ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 5 + 2 + 7 लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से होता है। लेकिन अगर आप यही लिखें 5 - 2 - 7 ऐसा, और यहाँ पे लिखे 5 - 2 - 7, तो ये बराबर नहीं होगा। तो जब आप कभी ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको जो है रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, हमने ये स्टेप गलत किया है। तो ये चीज़ें जो है सिर्फ इंटीजर अभी हमने लिया है यहाँ पे, ये रैशनल नंबर के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। ये चीज़ें जब आप इरेशनल नंबर आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, नेचुरल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए जो है हम चीज़ें एक कंक्लूड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में आपका, दैट्स ऑल। और होप करता हूँ कि आप जो है ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे और दिए हुए असाइनमेंट्स वगैरह आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।